बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से वो डायलॉग की दावत देते हैं। वो कहते हैं सियासत में डायलॉग होता है, डेडलॉक नहीं होता। किसी गिरफ्तारी को बहाना बनाकर डायलॉग को रोकना नहीं चाहिए। किस हवाले से बात वो कर रहे थे? क्या हलीमा खान साहिबा के साहबजादों की गिरफ्तारी के बाद कोई डायलॉग का अमल था कि जिसे रोक दिया गया? क्या सूरत हाल थी, आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसी कोई बात है नहीं, अगर कोई ये बात करता है तो इमेच्योर है, जो है वो बालिग नहीं है। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी से में बात करेंगे, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ होंगे कि रा का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, कराची से पकड़ा गया है। क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के पास आगे रास्ता क्या है, और अमेरिका और कनाडा की तरह पाकिस्तान इस मामले को कितना आलमी सतह पर उजागर कर पाएगा। मेरे साथ मौजूद है आसमा चौधरी साहबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया मैडम। साथ में ज्वाइन किया नजम वली खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, अखबार के रोज़नामा नई बात के एडिटर भी हैं। नजम साहब, सर इब्तिदा आप ही कीजिएगा। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहना चाह रहे थे अपनी शायरी के अंदर? क्या वो मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे? किस सूरत में मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे? आज उनका ये गुफ्तगू करना कि मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत देते हैं, इसकी कोई रेलिवेंसी बनती है मौजूदा हालात से? जिन गिरफ्तारियों की वो बात कर रहे हैं, क्या उसकी कोई जो है वो मुमासत मिलती है आजकल के हालात से जो हलीमा खान साहिबा के बच्चों की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए? देखें, जो गिरफ्तारी की बात एक अलग बात है और मुज़ाकरात की दावत एक मुख्तलिफ चीज़ है, और इन दोनों को मिलाना जो है, मेरा ख्याल है कि वो कोई बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप इसको गिरफ्तारी को देखना चाहें तो जो चार्जेस हैं वो बहुत ही संगीन किस्म के हैं। जो हमें पुलिस के ज़राए से या सिक्योरिटी के ज़राए से हमें जो पता चला है उसके मुताबिक तो एक उसके साथ यूएसपी मौजूद है, और उस यूएसपी के अंदर जो हलीमा खान साहिबा के साहबजादे हैं शारेस, जिन पे एफआईआर हुई, ये मैं दोनों बेटों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कत्ल वाली एफआईआर की खास तौर पे कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर उसके सबूत मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है अदालत में जब ये चीज़ जाएगी और जब ये चीज़ें उस यूएसपी की जिसकी बात की जा रही है, सिक्योरिटी के ज़राए, पुलिस के ज़राए जिसकी तस्दीक कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये खुलकर सामने आ जाएगी। जहाँ तक बात है मुज़ाकरात के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि वो तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, खासतौर पर शहबाज शरीफ, वो तो हर दौर में ही मुज़ाकरात की पेशकश करते रहे हैं, और एक मरतबा फिर अगर ये मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है तो यकीनी तौर पर कोशिश यही है कि इसके ज़रिए जो एक हालात की संगीनी है उसको हुकूमत की तरफ से डिफ्यूज़ किया जा सके, उसको थोड़ा सा कम करके दिखाया जा सके। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको तो अपना आगे जितना सूरत हाल है वो बड़ी मखदूश नज़र आ रही है, बड़ा मुश्किल वक्त जो है आगे आने वाला है। और जो बातें हो रही थी कि शायद कोई रास्ता निकलने वाला है, या सुहेल वड़ाई साहब के कालम के बाद जो एक सूरत हाल बनी थी कि शायद एस्टेब्लिशमेंट खुद चाहती है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें, तो वो सारा मंजरनामा तो क्लियर हो गया कि एक डेडलॉक पर मौजूद है, और 9 मई के हवाले से किसी भी जगह पर कोई माफ़ी मौजूद नहीं है। अब हुकूमत भी यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह है, और मैं भी इस सूरत हाल को जितना मैं डॉट्स को मिलाकर देखता हूँ, मेरे सामने जो तस्वीर बनती है उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत जो है वो 9 मई के हवाले से ना कोई रियायत देने की पोजीशन में है, ना वो कोई रियायत दे सकती है। तो ना वो अच्छा, मैं ना नजम भाई, आपने एक जुमला कहा कि आने वाला वक्त मजीद मुश्किल होगा। मैं इस पर ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा आप एक्सप्लेन करें ज़रा। मैं आसमा चौधरी साहिबा की तरफ चला जाऊँ। मतलब जिस तरीके से नजम वली खान साहब कह रहे हैं कि जी सबूत मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, 2 साल बाद गिरफ्तारी तमाम शवाहिद और हालात और वाक़यात को देखते हुए की है। साथ ही राना सनाउल्लाह का आज मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत देना, फिर ये कहना कि डेडलॉक के बजाय डायलॉग की तरफ हम आएँ तो फिर हालात मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर जमहूरियत की भी उन्होंने पूरी बात की है कि गिरफ्तारी के बहाने डायलॉग नहीं ख़राब करने चाहिए। मैं ये जरा थोड़ा सा गिरफ्तारी पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगी, क्योंकि जो एविडेंस की बात यहाँ पे हो रही है, नजम साहब फरमा रहे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो खबरें आई, उनके फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे ये खबरें पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि 9 मई को शारेस खान यहाँ मौजूद नहीं थे, वो चित्राल में थे। उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर रहे, या इतना अरसा वो आते भी रहे, अडयाला जेल जाते रहे, खान साहब से उनकी मुलाकातें भी होती रही। तो ये पुलिस 2 साल 2.5 साल सोई क्यों रही? ये देखिए ना, जब एविडेंस पेश अगर पुलिस करती है तो पुलिस से एक बुनियादी सवाल होता है, और ये सवाल इंटीरियर मिनिस्टर तक से भी, और वो भी
इस जवाब को देने की पोजीशन में नहीं थे कि आया 2-2.5 साल पुलिस सोई कहाँ रही, एविडेंस अगर मौजूद थे तो उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, अगर उनके पास सब चीजें थी तो फिर आपने इतना अरसा उनको 2-2.5 साल कैसे वो आपकी नजरों के सामने आते भी रहे और जाने भी रहे। देखिए, बात जब हमारे यहाँ की जाती है तो कुछ अगर कॉन्टेक्स्ट हम उसको यूज करें तो माजी की मिसालें भी हमारे सामने हैं। अगर एक शख्स कहा जा रहा है मौके पे मौजूद नहीं है या उसके बाद अगर अब उनकी बात मान ली जाएगी जी ये सब कुछ उसने किया, उस पर आपने कत्ल की FIR भी काट दी, आपने 9 मई भी डाल दिया और 2-2.5 साल बंदा आपके सामने भी रहा तो आप उस पर कोई केस नहीं कर सके। जब देखा जाता है कि कुछ मुकदमात में 9 मई के जो 8 मुकदमात जिसमें खान साहब को जमानती जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिली है तो साथ ही कुछ नए केसेस बना दिए गए और साथ ही एक वो जो है ना फिलर छोड़ा जाता है यहाँ पे कि जी आए अब हम आपसे डायलॉग करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। ठीक, बातचीत होनी चाहिए, जमहूरियत में तो हमेशा बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या हुकूमत ये बताएगी कि एक जानिब जब बातचीत के आप दरवाजे खोलते हैं और दूसरी जानिब आप इंतकामी कार्रवाइयों का उसी फैमिली को निशाना बनाते हैं तो फिर क्या साबित करने की कोशिश की जाती है? अगर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी मैं अपनी तरफ से नहीं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये दावत दे रहा हूँ तो फिर क्या वो दावत किसको दे रहे हैं? इमरान खान साहब को दे रहे हैं या PTI के जो बाहर बैठे कायदीन हैं उनको दे रहे हैं? वो ये भी बता देते कि किसके साथ बात। देखिए, हतमी और आखिरी फैसला तो इमरान खान का होगा, जैसे कि हमेशा नून लीग में कहा जाता है जी हतमी और आखिरी फैसला मियां नवाज शरीफ साहब का होगा। तो देखिए यहाँ पे भी लीडर वही है, पीपल्स पार्टी में कहा जाता है हतमी आखिरी फैसला जरदारी साहब का होगा, जो वो कहेंगे वो सब मानेंगे। तो यहाँ भी राना सनाउल्लाह साहब जरूर मेंशन करते कि डायलॉग की अगर वो दावत दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे दे रहे हैं तो जरूर बताते कि ये दावत वो खान साहब को दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन भी हैं बैरिस्टर गौर तो चले सेरेमोनियल एक ओहदा उनके पास है तो ये भी साथ बता देते क्या ये डायलॉग होगा अडयाला जेल में होगा, उसके कॉन्फ्रेंस रूम में होगा, जेल के अंदर होगा, क्या TORs क्या तय किए जाएंगे। अगर आप दावत देते हैं तो सिद्के दिल से दें, नेक नियति से दें। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत सफर कर लिया 2-2.5-3 साल से, ये आए रोज हम यही सुनते हैं कि जी फलां मुकदमा बना दिया गया, फलां मुकदमे में जमानत मिल गई, अब नया मुकदमा डाल दिया गया। तो देखिए हमारे यहाँ तो पुलिस के पास हर एविडेंस मौजूद होता है, सन सिफर से भी आपने कोई काम ना भी किया हो लेकिन आप उनके रडार पे आ गए तो वो फिर केसेस आपको बनने ही बनने, एविडेंस भी उनके पास मौजूद होगा, हर तरह की सूरत हाल में अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये सहाफियों पे भी ऐसी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर हुकूमत डायलॉग चाहती है तो नेक नियति से फिर दरवाजे खोलें, टेबल पे बिठाएं। एक तरफ आप उनके लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, उधर से भी फैसला आता नहीं, इलेक्शन कमीशन तैयार होता है, साथ ही नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि जी आपने उनको नाअहल कर दिया। देखिए, अभी तो ये स्पीकर की कुछ चीजें होती हैं, उनकी सवाबदीद भी होती है, एक रेफरेंस जाता है जनरल, उसके बाद उस पर अमल दरामद किया जाता है। हाँ, तो लगता है कि एक काम होता नहीं तो उससे पहले की तैयारी होती है और फिर बाद में मीडिया के सामने आके कहा जाता है हम नेक नियति से ये काम करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से डाउट हम दे सकते हैं, शायद उनकी नियत पे शक हो रहा है, लेकिन अब देखते हैं आगे कैसे दरवाजे। नजम भाई, आपने जो बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, इसका मुहर्रिक क्या बना? क्या जहन में आपके ख्याल आया कि आपने ये जो है वो बात की, तज्जिया कैसे जहन में आया? देखें, इस वक्त तक जो कुछ अब तक हुआ और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीज़ों को लिया जाता रहा और उसके नतीजे में और जो साथ साथ साइड बाय साइड चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि फैज़ हमीद का आप केस देख लीजिए, अगरचे अभी तक उसके हवाले से ISPR की तरफ से कोई बाकायदा चीज़ जारी नहीं की गई, लेकिन एक चीज़ तो फवाद आपने देखी होगी कि एक से ज़ायद मरतबा कही गई कि फैज़ हमीद के सियासी राब्ते थे और 9 मई में उनका भी जो एक किरदार है उन सियासी राब्तों के हवाले से वो तो बयान किया जा चुका है। मुझे जो तज्जिया करता हूँ, फिर मैं ये कहूँगा कि देखिए, हम लोग हैं तज्जियाकार, हमने यकीनी तौर पर कुछ चीज़ों को दुरुस्त भी कहना है, कुछ चीज़ों को गलत भी कहना है, लेकिन कुछ हमने माजी और हाल को देखते हुए और जो इस वक्त ऑन गोइंग चीज़ें चल रही हैं उनको देखते हुए भी हमने एक आगे की प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं आप उसको, और उसको आप ये भी कह सकते हैं क्या होने जा रहा है, हमने उस पर भी बात करनी है। मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिन जो है इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा मुश्किल होंगे। और अभी तो जो बात हो रही है कि ये सज़ाएं जो हैं 10-10 साल तक रही हैं, शायद इमरान
इमरान खान साहब को जो सजा हो वो मास्टरमाइंड के तौर पे और मंसूबा साज के तौर पर वो शायद इससे कहीं ज्यादा बड़ी भी हो सकती है। लिहाजा जब मैं ये कहता हूं तो मैं बुनियादी तौर पर देख रहा होता हूं कि इमरान खान साहब कहां पर खड़े हुए हैं और कहां पर जो है जो आप ये भी देखिए, एक बहुत मैं टेक्निकल सी बात आपके सामने करने लगा हूं कि जिन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने या उसके बाद हाईकोर्ट ने खान साहब की जमानत मुस्तरद की थी, वो सुप्रीम कोर्ट में सलमान सफदर साहब ने बिल्कुल एक टेक्निकल बुनियाद के ऊपर वो जमानत ले ली, यानी कि अभी तक चालान पेश नहीं हुआ और उसकी बुनियाद ये रखी गई कि साजिश में शामिल किसी भी शख्स के ऊपर आप मसलसल उसको जमानत से महरूम नहीं रख सकते। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया कि अगर ये जमानत हम ले रहे हैं तो हम केस के मेरिट्स पे बात नहीं करेंगे, हम इसके मेरिट्स को मुतासिर नहीं करेंगे। और इसके साथ ही मैंने माजी में भी देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह हिदायत गई कि 4 माह के अंदर फैसला किया जाए, तो फिर 4 माह के बाद जो फैसले हुए वो ताखीरी हरबों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब भी मुझे लग रहा है कि एक मरतबा फिर 4 माह की मुद्दत जो मुकर्रर की गई है, तो 4 माह के बाद जो फैसले आएंगे वो बहुत सारे ऐसे होंगे कि चौंका देने वाले होंगे। और अभी एक मरहला बाकी है और वो फैज हमीद साहब वाला मरहला है, वो सियासी रवाबित वाला मरहला है और वो मरहला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 9 मई महज एक एहतजाज नहीं था, साजिश की कड़ी थी, उसका सिलसिला था। जो आर्मी चीफ को जो उस वक्त मुकर्रर किए जा रहे थे आज से 2 बरस 8-9 माह पहले नवंबर के महीने में 2022 में, तो एक लॉन्ग मार्च किया गया था। ये उसका जो सिलसिला है, जो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जाती रही, जो कुछ बैरून मुल्क किया जाता रहा, जो कुछ पाकिस्तान में किया जाता रहा, ये उसी का आगे सिलसिला चला था। जो सोचा जा रहा था कि हम GHQ पर हम कोर कमांडर हाउस कब्जे कर लेंगे और फिर हमारा आर्मी चीफ होगा, फिर भी ये हुकूमत खत्म कर दी जाएगी और एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपने जो है वो एक राना सनाउल्लाह साहब का गुफ्तगू का एक हिस्सा ज़रूर सुना होगा। वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बड़ी मिच्योर किस्म की बात है, ये मिच्योर बात है या ऐसी कोई बात ही नहीं है। ब्रेक के बाद ज़रा जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नजम भाई, ब्रेक से पहले मैं लिंक आपके पास छोड़कर गया था कि 27वीं आईनी तरमीम जैसी कोई बात नहीं है, तो ये फिर किस चीज़ का शोर मचता है बार बार कि कोई आईनी तरमीम होने जा रही है, उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम आप ये कह सकते हैं कि उसकी डिबेट शुरू हुई है और मुख्तलिफ इशूज़ हैं, क्योंकि इस वक्त ये सोच लिया गया है कि हमने सिस्टम की इस्लाह करनी है, इस निज़ाम को बेहतर बनाना है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अभी फौरी तौर पर कुछ होने जा रहा है, लेकिन हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ चुकी है और ऐसी अक्सरियत है कि मौलाना फजल रहमान के बगैर भी हुकूमत जो है वो तरमीम करने की पोजीशन में, आइन में तरमीम करने की पोजीशन में आ गई है। लेकिन कोशिशें की जा रही है कि इससे पहले एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए और सिस्टम की इस्लाह की जाए। मैं बतौर सहाफ़ी जो देख रहा हूँ कि इस वक्त जो डिबेट शुरू हुई है, मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में जब ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके जारी होगी तो उस वक्त तक हमें एक बहुत ही मुख्तलिफ सिस्टम मिल चुका होगा या आ चुका होगा, क्योंकि इस वक्त सारे का सारा जोर इस बात का है कि हम इस सिस्टम को बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसमें डिलीवरी जो है उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, गवर्नेंस को कैसे जो है बेहतर कर सकते हैं। खासतौर पे जो सूबों का मौजूदा निज़ाम मौजूद है, इस बहस शुरू हो चुकी हुई है कि ये निज़ाम किस हद तक डिलीवर कर रहा है और क्या ये फितरी भी है, क्या ये मुल्क के मफाद में भी है कि एक सूबा जो है वो पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी लेकर बैठा हुआ है, एक सूबा जो है वो आधे से ज़्यादा आधा रकबा लेकर पाकिस्तान का बैठा हुआ है, और क्या इसके ज़रिए दूर दराज के इलाकों में लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, इसका मुतबादल क्या है, इस पर कोई अभी कंसेंसस नहीं है, लेकिन एक डिबेट शुरू हो चुकी है। लेकिन आप कहते हैं कि डिबेट इसके ऊपर है। आसमान चौधरी साहब, आपको लगता है कोई डिबेट मौजूद है 27वीं आईनी तरमीम की, या कुछ ज़हनों का ये ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ चीज़ें रह गई हैं, लिहाजा 27वीं आने वाली है? देखिए, बाज़गिश तो हम इसकी सुनाई हमें दे रही है, चाहे इसहाक डार साहब से ये सवाल हुआ, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब से सवाल हुआ ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो लग रहा है ये वैसा ही मुसवदा होगा, रात 2:30 बजे तक अरकान पार्लियामान के अंदर बैठे रहेंगे। और आपको याद होगा जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो उस वक्त वजीर कानून ने कहा जी मुझे मुसवदा अभी मिला है, और मेंबरान ने इवन अभी देखा नहीं था, तो वोटिंग हो गई थी और वो 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से पास हुई वो हम सबके सामने। डिबेट तो खैर से शुरू हो गई है और एक देखिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग
ओपिनियन ये भी सामने आ रही है कि जरदारी साहब जिस 18वीं तरमीम का बड़ा क्रेडिट लेते थे NFC अवार्ड का बड़ा चर्चा होता था, सूबाई खुद मुख्तारी का चर्चा होता था, तो क्या अपने हाथों से ही जो उन्होंने उस वक्त बड़े कारनामे अंजाम दिए तो उस पे वो कल को साइन कर रहे होंगे, ये भी एक डिबेट है। लेकिन जिन्होंने फैसले करवाने हैं वो फैसले हर हाल में हो जाएंगे कि होंगे, और हमें अचानक खुशखबरी सुनाई जाएगी कि अच्छा, ये जो नजम साहब ने बात की है मैडम, जो नजम साहब ने बात की है कि इसमें सूबों की तकसीम का मामला है या मजीद सूबे बनाने का मामला है, इंतजामी यूनिट्स का मामला है, आपको लगता है कि ये कोई पाकिस्तान के हक में कोई बात हो रही है, इसको कम अज़ कम आ जाना चाहिए? ठीक है, आप ये कहें कि बहुत सारे मामला जो अदालतों से मुतालिक थे वो ना छेड़े जाएं, लेकिन क्या इंतजामी यूनिट्स के हवाले से, पाकिस्तान के निज़ाम में इस्लाह के हवाले से ये डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, मैं तो इस चीज के हक में हूँ, जरूर डिस्कशन होनी चाहिए। देखिए, एक अगर पंजाब इतना बड़ा सूबा और उसके इतने बड़े डिविजन्स हैं, तो व्हाई नॉट, हम सदर्न पंजाब को सूबा बनाने की बात सुनते थे, इस बेसिस पे तमाम पार्टीज वोट भी लेती थी और आज तक वो चीज नहीं पॉसिबल हो सकी। अगर छोटे इंतजामी यूनिट्स बना दिए जाते हैं, सूबों को एक बड़े सूबे को कट किया जाता है, मैं पंजाब की बात नहीं कर रही, फिर इसमें तमाम सूबों को शामिल किया जाए, लेकिन जब सिंध की बात आती है तो वो आपको पता है कि सिंध कौम परस्त जमातें किस तरह से रिएक्ट करती हैं। बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी को आपने सुना होगा, वो कहते हैं जी सिंध की बात करते हैं, सिंध खपे और हम सिंध के टुकड़े हो ही नहीं सकते, हमारी लाशों पे चल के ये मामला होगा। तो अगर पंजाब को आप यूनिट्स में बना सकते हैं तो सिंध को भी बनाया जा सकता है, KP को भी किया जा सकता है, बलोचिस्तान को भी किया जा सकता है। और अगर ये पाकिस्तान के हक में ये बात जा रही है कि इंतजामी यूनिट्स पे मुश्तमिल सूबों को डिवाइड किया जाए, तो फिर ये बाकी पाकिस्तान में भी ये रूल बनना चाहिए। ठीक हो गया। मैं नजम साहब से मैं चाह रहा था कि एक छोटा सा, मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा था, तो छोटा सा मैं कमेंट ले लूं। नजम भाई, जहां पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन ना हो, एक पार्टी का सरबराह जेल में हो और हालात मामलात कोई सियासी तौर पे इस्तेहकाम का शिकार ना हो, वहाँ पर ये डायलॉग, इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें, सूबे बनाने की बात, ये कोई कामयाब हो सकती है? एक तरफा हो गया सब कुछ? देखिए, इसमें कसूर किसका है? अगर इमरान खान साहब 9 मई ना करते तो मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी हद तक सिस्टम का हिस्सा भी होते, और वो 9 मई, हम बार बार 9 मई की संगीनी को भूल जाते हैं। ये वो काम था जो भारत भी नहीं कर सका था, और ये वो काम था, अगर ये कब हो जाता तो इसके बाद फवाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन के घरों पर हमले हो चुके होते और आज शायद उनमें से आधे से ज़्यादा जिंदा भी ना होते। ये एक बहुत खौफनाक काम था, और अगर रियासत ने इसको रोका है और इस पर काबू पाया है, तो हम बार बार कौमी इत्तेफाकी राय की बात करते हैं, तो इसकी राह में रुकावट कौन बना है? कौन कहता है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया जाए? कौन मुहिब्बे वतन पाकिस्तान इसकी सपोर्ट कर सकता है? कौन कहता है कि रेमिटेंसेस ना भेजी जाए? किसने जो है पाक भारत जंग के दरमियान इंडिया का बयानिया जो था वो पेश किया? मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि पाकिस्तान, इमरान खान साहब जो है ऐसी सियासत ना करते, वो जरूर इख्तलाफ करते, वो जरूर एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते, लेकिन पाकिस्तान तो हम सब का है। बहुत बहुत शुक्रिया नजम अली खान साहब, सर आपका भी, आपने वक्त निकाला। आसमा चौधरी साहब आपका भी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो राह का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया और कराची से जो है वो ये धमाका हुआ है। क्या सूरत हाल बनी है, क्या हालात और मामलात वाक़यात की बुनियाद पर ऐसा हुआ है, पाकिस्तान के लिए आगे रास्ता क्या है? ब्रेक के बाद खुशामदीद। महसूस ये होता है कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री भारत की सरकार को आगे चलने का रास्ता बताती है। भारत की सरकार अब ये चाहती है कि दूसरे मुल्कों में घुस के उनके शहरियों को कत्ल किया जाए। पहले अमेरिका में नाकामी हुई, कनाडा में नाकामी हुई, अमेरिका में तो इस हद तक नाकामी हुई कि ट्रंप ने उस आदमी को खत तक लिख डाला जिसे भारत ने कत्ल करने की कोशिश की थी। मैं बात कर रहा हूँ गुरपतवंत सिंह पन्नू की। लेकिन कनाडा के अंदर कामयाब ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि भारत का वहाँ पे क्या असर हुआ। न सिर्फ असर हुआ बल्कि ताल्लुकात भी कनाडा और भारत के इस कदर ख़राब हुए कि जिसे तारीख में पस्त तरीन सतह करार दिया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी के बाद ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान नए ऑपरेशन सिंदूर मुख्तलिफ मकामात पे जो कर रहा है वो भी नाकाम होने की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा कि आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें CTD सिंध ने बताया कि किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों के ताउन से भारत का एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा है। ये गिरोह का मामला शुरू हुआ मातली से, कि जहाँ पर एक मासूम स्कूल मास्टर को, कि जो वहाँ का फलाई वर्कर भी था, कत्ल किया गया, बेगुनाह मारा गया। उसके कातलों का सुराग लगाते लगाते एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारी दिफाई इदारों के हाथ आया है। क्या तफसीलात हैं, कैसे ये कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से घुस के मारने का शौक़
तबाह बर्बाद हिंदुस्तान को करने के करीब है। तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे, गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार अपनी जगह है, लेकिन सिंध के वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सिंध की जो दाखिली अमूर से मुतालिक, सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हारिस नवाज साहब के बराह रास्त इल्म में। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि कराची से सर एक आपने खबर ज़रूर देखी होगी, आप तक पहुँची होगी, हमने भी आपसे इसीलिए वक्त लिया था। एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, घुस के मारने का एक शौक़ है भारत को, मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान के शहरियों पर, उसके बाद उन्हें कत्ल करता है। ये एक बड़ा नेटवर्क हमने देखा है पकड़ा गया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर एक साजिश नाकाम हुई गुरप्रतवंत सिंह पन्नू के हवाले से, फिर एक कनाडा के अंदर नरजीत सिंह नजर नाम के एक सिख रहनुमा थे, उन्हें कत्ल किया गया, जिसके बाद हिंदुस्तान वहाँ पर भी पकड़ा गया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों वाक़यात की कड़ी पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी से मिलती है, जहाँ हिंदुस्तान को शौक़ हो कि घुस के लोगों को मारें, और यहाँ पर तो आपको पता ही है कि मासूम शहरियों को कत्ल करवाना ये हिंदुस्तान का पुराना काम है। देखें, ये बड़ी क्लियर बात है कि मई में इंसिडेंट हुआ, मुझे मई का पता है कि उस वक्त जब जी अब्दुल रहमान को मातली में मारा गया, और ये बेचारा बड़ा शरीफ आदमी था, रिलीजियस टाइप था, सोशल वर्क करता था, और जो ही मारा गया इंडिया ने, रॉ ने, वहाँ के मीडिया ने बहुत ज्यादा इसको उछाला कि ये लश्कर तैयबा का कारिंदा था, ये सो था, हमने इसको वहाँ के टारगेटिंग के लिए गए, इसको मार दिया गया है, और ये बहुत बड़ा दहशतगर्द था जो कि बड़ी तबाही फैलाता था कश्मीर में। और इधर जबकि आपको पता है कि ये भारत ने 20 पाकिस्तानी जो है वो शहीद मारे हैं जो कश्मीर कॉज का सपोर्ट करते थे। ये इंडियन मिनिस्टर ने खुद कहा, इन्होंने अफगान यहाँ पर कनाडा में मारा सिख लीडर को, अमेरिका में साजिश पकड़ी गई, यूके में मारा, साजिश पकड़ी गई, ऑस्ट्रेलिया में किया, पाकिस्तान में किया, उसके बाद इतनी प्रॉक्सीज को खुल के इस्तेमाल करें, फिर हिंदुस्तान फिर फारिज को चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकन को बताया, डिटेल डिस्कशन हुई, फिर उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट में गए, उनको कन्विंस किया, उनको फैक्ट्स एंड फिगर बताया। फाइनली आपने देखा कि BLA को और मजीद ब्रिगेड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया, इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और अब उनके मुंजमद अकाउंट हो जाएंगे, सफरी पाबंदियां लग जाएंगी, जो ममालिक उनको सपोर्ट करेंगे उनके खिलाफ पाबंदियां लगेंगी। और लाइकवाइज ये आप उसके बाद से ये हमारी काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट सिंध में लगा हुआ था इनको पकड़ने के लिए, और फाइनली आज एडिशनल IG आजाद जो हैं काउंटर टेररिज्म के इंचार्ज, उन्होंने पूरी डिटेल बता दी कि कौन कौन शामिल थे, किस तरीके से फंडिंग की गई, कौन से रियासत हमारी अमानती एरिया से, मुल्क से, खलीजी रियासत थे, वहां से प्लान किया गया, सब कुछ डिटेल बता दी गई है। आई थिंक इस वक्त ये सारी, क्योंकि आप दुनिया को पता है कि इंडिया ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, और इस वक्त नया ये जो अमेरिकन से हमारे बड़े से ताल्लुकात है, दे आर अंडरस्टैंडिंग हमारी जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है, और हम ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ अकेली मुल्क लड़ रहा है अफगानिस्तान के अंदर से भी। तो हमें अब इस केस को बहुत जल्दी तैयार करके, डोजे तैयार करके अमेरिकन को बताना चाहिए, ताकि इंडिया पे और सख्तियां लगें, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि गुलभूषण जाधव के केस को फाइनल किया जाए, इसको की सजा को एग्जीक्यूट किया जाए, इसके बॉडी बैग को इंडिया में भेजा जाए, ताकि वहाँ की पब्लिक को पता चले कि इनकी रॉ दूसरे मुल्क, हमसाया मुल्क में क्या गुलखल आती है, क्या कुछ वहां पर ये टेररिज्म कर रही है, क्या वहां पर जो दहशतगर्दी कर रही है, ताकि उनकी पब्लिक को पता चले, और फिर उसके बाद इंडिया आइंदा के लिए कम से कम किसी जासूस को पाकिस्तान ना भेज सके। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप नहीं समझते कि जिस तरीके से हिंदुस्तान का मीडिया तो जंग की तरफ उकसाता है अपनी हुकूमत को, हम ये नहीं कहते कि हुकूमत जो है वो कुछ जंग की तरफ जाए, अमन पसंद शहरी हैं, अमन चाहते हैं, मीडिया भी हमारा जो है वो अमन की बात करता है, लेकिन इस तरह के वाक़यात ये किसी तरीके से पुलवामा या पहलगाम से तो कम नहीं है कि जो इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क पकड़े जाना, कुलभूषण यादव का यहाँ से पकड़ा जाना, तो पाकिस्तान अब सफारती सतह पर आप समझते हैं कि बहुत मजबूत केस के साथ दुनिया के सामने जाएगा, जिस तरह से पाकिस्तान कह भी रहा है कि हम दुनिया के सामने पेश करेंगे सारे सबूत को? देखिए, पाकिस्तान को दुनिया सुनती है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लोग अभी पूरे अमेरिका में, आप न्यूज़पेपर देख लें, मर्दान कहा जाता है, उनको एक बहुत बड़ा एक प्रोफेशनल मिलिट्री लीडर समझा जाता है। मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी उन्होंने की है, ये मिलिट्री टू
पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की है, मिलिट्री इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की है, उसको हर चाहे गार्डियन ले लें, वाशिंगटन पोस्ट ले लें, अभी आपके सामने उन्होंने कहा जी कि ये हम मानते हैं कि ही इज रियली लीडर, मिलिट्री लीडर, जिसने पाकिस्तान को एक रीजनल स्टेबलाइजर मुल्क के तौर पर पेश किया और इंडिया आइसोलेट हो गया। इस मौके के ऊपर हमें अब चाहिए कि एक तो इस्लामाबाद में तमाम एम्बेसडर्स हैं हमारे पास वहाँ पर, उनको हमारे फॉरेन ऑफिस को और मिनिस्टर इंटीरियर को मिल के ब्रीफिंग देनी चाहिए। टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया अमेरिका से, और फिर अभी क्या सिचुएशन है, ये सारी चीजें अब हमें लेके प्रोएक्टिव होना चाहिए। पाकिस्तान में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक अरसे के बाद सब चीजें भूल जाते हैं। हमें इसको फॉलो अप करने की और विगरसली, क्योंकि पाकिस्तान 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट मेंबर है, इसको हमें पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहिए और इस्लामिक ममालिक को, यूनाइटेड नेशन को, सबको बताएं। और अमेरिका हमारी बात को समझ रहा है, हमें वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमें इसको कैश करने की जरूरत है। अच्छा हारिस साहब, एक और जो है वो चीज़ सामने आई है, क्लिप आया है जयशंकर का कि जिसमें वो अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही तनकीद शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं गैर रवायती किस्म के सदर हैं और हमारे ऊपर जो है वो जो सख्तियाँ आई हैं, जो बातें टैरिफ के हवाले से हमारे ऊपर हो रही हैं, हमारे साथ जो स्ट्रेटेजिक ताउन था उसमें कमी की बात हो रही है, तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान में सर बौखलाहट का वो जो सिलसिला जो मुतवक्का था वो अब शुरू हो चुका है कि जहां पर वो अमेरिका से लड़ने की कोशिश करेंगे? देखें, इंडिया इज नाउ इन अ बिग थिक सूप। इस वक्त वो टोटल दुनिया में आइसोलेटेड है और ये आपके सामने रशिया से बहुत सस्ता ऑयल लेते रहे हैं, अपनी रिफाइनरी में उसको रिफाइन करते रहे और बहुत महंगे दाम बेचते हैं। और ये पैसा जब रशिया को मिलता है तो वेपन एम्यूनिशन खरीदता है। अमेरिका इस पर भी नाराज है। उसके बाद डिस्पाइट ईरान को जो सैंक्शन लगी हुई थी, इंडिया ने उससे ताल्लुकात अच्छे किए हुए थे, 50% रिबेटेड ऑयल इसने खरीदा थ्रू आउट सैंक्शन और उनका चाबार बनाया, लेकिन साथ अपना फायदा उठाया। इसी तरह चाइना ने भी उनसे लिए। हमारा नेबरिंग मुल्क गैस लाइन हमारे पास आई हुई है बलूचिस्तान में, हम उससे कोई फायदा नहीं उठा सकते। आई थिंक दिस इज द टाइम कि इंडिया तो अब आइसोलेट हो चुका है और अमेरिकन इसको समझ गए कि ये एक किसी के ना ये स्ट्रेटेजिक इससे अलायंस हो सकती है, ना इसी फौज जो है वो प्रोफेशनल है, अनट्रेन्ड नॉन प्रोफेशनल है, दे कैन नॉट डिलीवर। नंबर 3, वो पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रल मुल्क भी है, प्रोफेशनल और लड़ाका फौज है हमारी, तो वो समझता है पाकिस्तान कैन डिलीवर, इस बात को समझते हैं। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये वक्त है कि हमें इसको एक्सप्लॉइट करना है। और सेकंड, स्टेट ऑफ अमेरिका से बात करें कि अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं, हम आपसे ट्रेड भी करेंगे, सब कुछ, हमें ईरान से ऑयल लेने दें बलूचिस्तान के रास्ते और गैस लेने दें ताकि हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। जी सर। इसके साथ नंबर 2, अगर वो नहीं कभी तारीख देने तो हमें अपने जो MOU हमने उनसे साइन किए, सारे कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके साइन करके रख लें। द डे ईरान का और अमेरिका का आपस में मुआहदा होता है, सैंक्शन खत्म होती है, द नेक्स्ट डे हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए और हमें ऑयल फ्लो बलूचिस्तान से और गैस आनी चाहिए। हमारे बिलियन ऑफ डॉलर बचेंगे और हमारी ऑटोमेटिक इकोनॉमिक तरक्की होगी। और ईरान आप देखेंगे कि गवादर पोर्ट पे भी आएगा। इधर से जब हम सीपैक बना लेते हैं तो सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी हो जाती है, काश्गर से चाइना आना शुरू हो जाता है। जस्ट इमेजिन पूरी अफ्रीका, पूरा मिडल ईस्ट आपके पास जहां से कनेक्टेड होगा और पाकिस्तान विल बी रियली अ बिग इकोनॉमिक पावर। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। आज एक बड़ी खबर भी है कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए वीज़ा की पाबंदी भी बांग्लादेश ने ख़त्म की है। 13-14 साल बाद इसहाक डार साहब भी पहुँचे हैं। तो खित्ते में अब पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा रोल करने के लिए आप समझते हैं कि उसको तैयार हो रहा है? इंडिया कितना परेशान होगा इससे? देखें, आपके सामने ईरान ने इंडिया को किक आउट कर दिया, तो उसकी रॉन ने मुसाद ने मिलके अपना नेटवर्क फैला के उनके कमांडर्स को, उनके साइंटिस्ट को मरवाया है। वो ईरान को, तभी तो शक्कर पाकिस्तान में नारे लगा रहे हैं और अभी वो पाकिस्तान और बहुत ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। सो इंडिया इज गॉन। तो ईरान ने भी इंडिया को छोड़ दिया, बांग्लादेश से छोड़ दिया, पाकिस्तान से पहले ताल्लुकात खराब है, चाइना से उनके ताल्लुक खराब है। आप मुझे बताएं, और बाकी हमसाया मुल्कों को ये बुली करता है, सब ने छोड़ दिया। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव सब ने छोड़ दिया।
तो दैट मीन इंडिया इज टोटली आइसोलेटेड नाउ। इस रीजन में, साउथ एशिया में पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। यही तो अमेरिकन इसको इसीलिए पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त यही मौका है हमें अपने ताल्लुकात ईरान से, बांग्लादेश से टॉप लेवल लेके इकोनॉमिकली। ईरान हमारे से भी बहुत ज्यादा तादाद में हमारे चावल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जो भी हमारी क्रॉप तैयार हो रही है, ये हमें बहुत फायदा होगा। हमें वहां से बहुत ट्रेड मिल सकता है, बलोचिस्तान करने वो लेके आने हमसे। बांग्लादेश की तरह हमने बहुत, हमारा ब्रदरली मुल्क है, तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग इंडिया ने की थी वो खत्म हो गई है। हम वहां पर हमारे सागदार सब आज पहुंच गए वहां पर, ये बहुत जरूरी है। तो रीजन में हमारा पूरा कंट्रोल हो गया। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ईरान, जस्ट सी वेयर इज इंडिया, ही इज नॉट सेंडिंग एनीवेयर। बहुत शुक्रिया, इसलिए बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।